नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की। जैसा कि हम लोग जानते हैं साथियों, अभी हाल में ग्रुप डी और आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं। तो साथियों, आज हम लोग दिल्ली पुलिस से जो पेपर आए हुए हैं या 16 दिसंबर से लेकर 26 तारीख तक जो भी मैथ और रीजनिंग में प्रश्न बने हैं उन पर आज चर्चा करने वाले हैं साथियों। क्या क्या प्रश्न बने, कौन कौन से प्रश्न बने, सब पहलुओं पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो साथियों, बिना देरी करते हुए हम लोग सीधा बात करते हैं कौन कौन से सवाल कब पूछे गए हैं और ये किस दिन पूछे गए हैं, किस तारीख को पूछे गए, इन सब पहलुओं पे आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग लगभग मैथ के और रीजनिंग के सभी सवाल में, सभी शिफ्ट के आज जो परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, चला प्रश्न है आज का, एक प्रिज्म का आधार समषटभुज है। यदि प्रिज्म समषटभुज है, प्रत्येक किनारे की लंबाई और प्रिज्म की ऊंचाई 1 मीटर हो तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया है एक प्रिज्म है, ये दिल्ली पुलिस 20 तारीख को आया 2025 में साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रिज्म पर आधारित प्रश्न है। तो हम लोग देख लेते हैं, प्रिज्म ऐसे बन रखा है और कैसे बन रहा है, जिसका आधार क्या है, समषटभुज है। क्या है, समषटभुज है। ये बात आपको दे रखा है साथियों, ठीक है। इस तरीके से बना है। आपसे बोला गया है कि इसकी प्रिज्म की ऊंचाई कितना दे रखा है, प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दे रखी है साथियों, 1 मीटर। कितना दे रखा है, प्रिज्म का ऊंचाई कितना दे रखा है, 1 मीटर। और आपसे बोला जा रहा है कि जो समषटभुज है उसकी जो प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक किनारा है वो कितना है, 1 मीटर का है। यानी कितने मीटर का है साथियों, 1 मीटर का है। हर किनारे का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 मीटर। एक मीटर का वैल्यू दे रखा है। तो आप मुझे एक बात बताओ बड़े अच्छे से, ये जो 1 मीटर है तो आप भी जानते हो, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिज्म का आयतन क्या होगा, प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो प्रिज्म का आयतन आप लोग जानते हो कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता साथियों, ऊंचाई होता। क्या होता, आधार के क्षेत्रफल का क्या होता, गुणा ऊंचाई होता। अगर मुझे एक बात बताओ, आधार में क्या बना मेरे भाई, एक समषटभुज बना है। क्या बना है, एक समषटभुज बना है। और समषटभुज यदि आप इसको क्रॉस करोगे तो आप पाओगे कि इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे। तो आप मुझे बताओगे 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बनेंगे। और 6 त्रिभुज कैसे बनेंगे, समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो आप बोलोगे समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता, भुजा स्क्वायर होता। तो आपकी भुजा का वैल्यू कितना दे रखा है साथियों, 6√3/4। भुजा का वैल्यू 1 है तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, ये 3/2। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 रूट बटे कितना हो जाएगा, 2। और आपसे बोला जा रहा है, और प्रिज्म का आयतन आप निकालेंगे तो आप मुझे बताओ आधार का क्षेत्रफल कितना निकल गया। ये आधार का क्षेत्रफल निकल गया 3√2 और 1 मीटर ऊंचाई है। तो आप बोल सकते हो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रिज्म का आयतन हो जाएगा क्या, 3√3/2 घन मीटर। क्या हो जाएगा साथियों, ये साथियों क्या हो जाएगा, 3√3/2 घन मीटर। इसका क्या हो जाएगा, प्रिज्म का आयतन हो जाएगा साथियों। ये बात आपको याद रखना। यदि प्रिज्म का जो आधार का क्षेत्रफल इसमें क्या करा दे, ऊंचाई से गुणा करा देते हैं तो प्रिज्म का आयतन बन जाता है। और आपको भी पता है, एक बात आप टैग लगा के रखना कि यदि जो आधार का परिमाप है, आधार का परिमाप, यदि आधार के परिमाप में हम क्या करा दे, ऊंचाई से गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, ऊंचाई से गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रिज्म का वक्र पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। ये बात भी आपको याद रखना। ये प्रश्न आ सकता है, आपका पहला प्रश्न था साथियों जो 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली पुलिस से पूछा गया। साथियों प्रश्न बहुत अच्छा था। आगे देखिए अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, ये भी आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ 2025 में प्रश्न, 24 तारीख को पूछा गया है। एक प्रिज्म जिसका आधार वर्ग है, वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा। यानी आपसे अब इस बार क्या बोला जा रहा है, जो प्रिज्म किस रूप में बना है, वो वर्ग के रूप में जुड़ा हुआ है। किस रूप में जुड़ा हुआ है, वर्ग के रूप में जुड़ा हुआ है। इस तरीके से जुड़ा हुआ। तो आप मुझे बताओ प्रिज्म की ऊंचाई कितना दे रखा है, प्रिज्म की ऊंचाई कितना दे रखा है मेरे भाई, प्रिज्म की ऊंचाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और आपसे बोल रहा है कि ये जो वर्ग बना है, ये वर्ग आप लोग जानते हो, वर्ग का परिमाप,
वर्ग का क्या है साथियों, परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना है, 48 सेंटीमीटर। कितना है वर्ग का परिमाप। अब परिमाप क्या होता है मेरे भाई, एक बात बताओ मुझे, परिमाप का यदि बोल दूं, परिमाप बोल दूं या मैं बोल दूं एक चक्कर, क्या हो गया, एक चक्कर, तो आप बोलोगे एक चक्कर जो आपका कंप्लीट हो रहा है वो 48 सेंटीमीटर। और आप वर्ग के रूप में चल रहे हो तो आप वर्ग में क्या, चार समान भुजाओं से गुजरते हो, यानी चार समान भुजाओं से इधर जाओगे, फिर इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, तो आप बोलोगे मैं एक चक्कर लगा दिया, बोल दोगे कि वर्ग का ये परिमाप हो गया। तो आप देख रहे हो एक भुजा इधर, एक भुजा, एक भुजा, एक भुजा इधर, तो यानी वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं, तो आप बोलोगे वर्ग की एक भुजा ये कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। यानी चारों भुजाओं का योग कितना है, 48, तो एक एक भुजा का मान हो गया 12, यानी 12 इधर, 12 इधर, 12 इधर, 12 इधर, 12 इधर चले, 12 इधर चले, 12 इधर चले, 12 इधर चले, तो एक सेंटीमीटर, एक भुजा का मान कितना आ गया। और यदि मैं क्या कर दूं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल की यदि बात करूं तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो कि लंबाई का गुणा जब हम चौड़ाई में करा देते हैं तो आप लोग बोलते हो कि क्षेत्रफल बन जाता है। क्या बन जाता है, क्षेत्रफल। तो 12 को गुणा 12 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 144 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको भी बता दिया है कि आपको निकालना क्या है, प्रिज्म का आयतन। क्या निकालना है, प्रिज्म का आयतन। तो आप बोलते हो कि आधार के क्षेत्रफल में, आधार के क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई से गुणा करा दी जाए तो आप जानते हो क्या निकल जाता है, प्रिज्म का आयतन। 144 में यदि कितने से गुणा करा दिया जाए, 5 से, तो कितना, 5 को 20, 14 पंचे 70, 70 यानी 700 में प्लस 20 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 720 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, प्रिज्म का आयतन, जो आपका दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न आया हुआ है साथियों, ये 26 तारीख की परीक्षा में पूछा गया दिल्ली पुलिस में। एक प्रिज्म का आधार त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई, यानी ये जो ऊंचाई है प्रिज्म की ऊंचाई है साथियों, प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताओ, जो त्रिभुज है, कुछ जो आपका प्रिज्म बना वो त्रिभुज को आधार लेके बना है। कैसे बना साथियों, त्रिभुज को आधार लेके बना है कुछ इस तरीके से। तो इसका जो प्रिज्म की ऊंचाई है, प्रिज्म की ऊंचाई है वो साथियों कितनी है, प्रिज्म की ऊंचाई है वो कितनी है साथियों, 5 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है साथियों, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। और त्रिभुज जो है, त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं कितनी, 9 सेंटीमीटर, और कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा क्या दे रखी, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो आप बोलोगे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो त्रिभुज का परिमाप बोलोगे, आप सभी भुजाओं को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21 और 15 कितना हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रिज्म का, प्रिज्म का क्या पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है। तो आप भी जानते हो वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक ही बात है, सी ऐसे सरकममेंट एरिया। तो ये बात याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, तो आप भी जानते हो कि ये आधार के परिमाप, ये क्या होता है, आधार का परिमाप में यदि मैं क्या कर दूं, ऊंचाई से यदि गुणा करा देता हूं तो क्या बन जाता है, वो प्रिज्म का वक्र पृष्ठ पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है। तो आधार कितना आया साथियों, 36। आधार का परिमाप कितना है, ऊंचाई कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो आप 6 पंचे 30, 150 में यदि 30 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 180, और किस में, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको याद रखना, ये प्रिज्म का क्या हो जाएगा साथियों, वक्र पृष्ठ। तो एक बात मुझे बताओ, आप यदि ऊंचाई में देखो, यदि ऊंचाई का गुणा हम क्या कर रहे हैं, ऊंचाई का गुणा, ऊंचाई का गुणा मैं किस में कर रहा हूं, क्षेत्रफल में, तो क्या बन जा रहा है, प्रिज्म का, प्रिज्म का आयतन बन जा रहा है। ये बात आपको याद रखना। और यदि ऊंचाई का गुणा, ऊंचाई का गुणा हम किस में कर रहे हैं, परिमाप में, और तो क्या बन जा रहा है, ये प्रिज्म का
प्रिज्म का वक्र पृष्ठ बन जा रहा है। ये बात आपको याद रखना। तो सीधी सी बात मैं इधर सीधा कह देता कि ये 9, 12 और 15 कितना हो जाता, 36, और 36 का गुणा यदि मैं 5 में कर दूंगा, ऊंचाई में कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, प्रिज्म हो जाए, प्रिज्म का वक्र पृष्ठ बन जाएगा 180। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो चलेगा, तो सीधा बोला जाए कि जब आधार की आकृति का परिमाप उसकी ऊंचाई में गुणा कर दिया जाता तो वक्र पृष्ठ बन जाता, और आधार की आकृति के क्षेत्रफल का गुणा ऊंचाई में कर दिया जाता है तो प्रिज्म का आयतन बन जाता। अगला प्रश्न देखिए साथियों। प्रश्न साथियों, एक लंब प्रिज्म का आधार वर्ग है जिस और प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का संपूर्ण क्षेत्रफल 608 वर्ग सेंटीमीटर तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ, आप इसमें ऐसे कर सकते हो, क्या करना है, प्रिज्म का आयतन। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, प्रिज्म का आयतन आपको निकालना है, जिसमें आपको एक बात, आयतन आपसे पूछा जा रहा है, जो ऑप्शन से देखो इसको सॉल्व कराना बताऊं, तो ऐसे भी कभी के दिन सॉल्व भी कर सकते हो। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, तो इसमें 920, 960, 910, 910, 920, 960, 980। तो आप मुझे बताओ, प्रिज्म है, इसमें क्या क्या है, प्रिज्म। तो इस टाइप के प्रश्न में हम क्या करेंगे, आप मुझे बताओ इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें आधार का क्षेत्रफल भी होगा, आधार का क्षेत्रफल होगा, साथ में इसमें क्या है साथियों, ऊंचाई भी इंक्लूड है, साथ में ऊंचाई का गुणा। आप बता रहे हो कि 15 ऊंचाई दे रखी है, तो आप मुझे बताओ जो ऑप्शन 15 से कट जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो ये तो कभी कट नहीं सकता 15 से, इसमें यदि 15 का भाग दोगे तो इसमें जाएगा नहीं, यानी इसमें 910 में 15 का भाग दोगे तो 15 6 90, 10 बचेगा, इसमें जाएगा नहीं। 980 में 15 का भाग जाएगा नहीं, तो प्रिज्म का आयतन कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 15 6 90, इसका भाग चला जाएगा, तो आप बोलोगे प्रिज्म का आयतन क्या हो जाएगा, 15, इसका क्या हो जाएगा, 960 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप इस प्रश्न को थोड़ा सा ऑप्शन से ही सॉल्व करना, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है ये बात, तो ये बात भी थोड़ा सा आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न आया हुआ है साथियों, ये प्रश्न आपका डिस्काउंट से है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपए, जिस पर 20% की छूट और फिर 10% की छूट दी गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आया हुआ है, दिल्ली पुलिस में ही आया, 26 तारीख को, यानी कल के दिन ही आया हुआ प्रश्न है। यानी किसी वस्तु का जो एमआरपी प्राइस है, एमआरपी प्राइस कितना है साथियों, 6000 रुपए है, और आप इसमें क्या कर रहे हैं, पहले 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपको भी पता है जो आपको डिस्काउंट मिलता है, जो आपको बट्टा मिलता है, जो आपको छूट मिलती है, वो हमेशा और हमेशा एमआरपी पर ही मिलती। तो आपको 20% इस पे छोड़ा गया, 20% यदि निकालोगे तो आप बोलोगे 1200 रुपए मैंने माफ कर दिया। तो आपने बेचा कितने में, इसको बेचा गया कितने में, 4800 रुपए में। और फिर बोला जा रहा है कि इसमें आपने फिर एक डिस्काउंट दिया, इसका मतलब आपने कितना दिया, इसमें आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% यदि निकाल दोगे इसका साथियों कितना आ जाएगा, 480 हो जाएगा। और आप यदि घटाओगे तो फाइनल क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस बचेगा कि उसका विक्रय मूल्य कितने का बचा है। तो आप बताओ सीधा सा कि आप घटा दोगे कितने सौ में से कितना घटाओगे, तो आप कितना बचेगा, 4320 बचेगा। यदि आप 4800 में 400 घटाओगे 4400, 4400 में से 20 घटाओगे 4320, इसका फाइनल आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 26 दिसंबर 2025 को प्रश्न पूछा गया है, एक और है। एक ट्रेन 180 मीटर लंबी और 120 मीटर लंबी सुरंग को 15 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रेन कितनी लंबी है, ये ट्रेन की लेंथ कितनी है, 180 मीटर है, और ये क्या होगी, ये किसी टनल को पार कर रही है। क्या कर रही है, टनल को पार कर रही है। टनल की लेंथ क्या हो गई, 120 मीटर। आप लोगों को भी पता है कि जब ट्रेन किसी सुरंग से, किसी पुल से, किसी प्लेटफॉर्म से गुजरती है, तो उसकी ट्रेन की लंबाई और उस एरिया की लंबाई है, तो उसमें क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर, और 300 मीटर को पार करने में कितना लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है। तो आप बोलोगे ये इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। और इसको चाल में किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप लोग भी जानते हो कि जब किसी भी चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना होता है, तो 18/5 से हम गुणा करा देते हैं। 5 चौको 20, 18 चौको 72, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा। ये प्रश्न भी 26 दिसंबर 2025 को पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न आया हुआ है, दो संख्याओं का योग 55 है, यदि उनका मासा और लासा क्रमशः 5 और 140 हो तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप दो संख्याओं का योग कितना है, 55 है। दो संख्याओं का योग कितना है साथियों, 55 है, और इनका HCF कितना है, 5 है, और LCM कितना है साथियों, 140 है। तो आप मुझे बताओ, ऐसे प्रश्न डेली पुलिस में भर भर के आते हैं, ऐसे प्रश्न डेली पुलिस में बहुत आते हैं और हर साल पूछा जाता है। मुझे एक बात बताओ, मासा का मतलब कि 5 इसमें भी होगा, 5 इसमें भी होगा। मासा का मतलब है कि हर संख्या में होना, यानी ये कॉमन होना, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो आप बोलोगे a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 11। हाँ कि ना। और आप एक इसको इतना ही रहने दो, मुझे एक बात बताओ, आपसे वैल्यू क्या पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है 1/a और 1/b। तो आप यदि दोनों संख्याओं का गुणात्मक रूप निकाल लोगे तो वो क्या पूछा जाएगा, दोनों संख्याओं का मासा ही है, और आप बोलोगे a प्लस बी। तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, और a प्लस बी आपका निकल चुका है, कितना हो जाएगा साथियों, इसका आंसर 11/140। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 147 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि वृत्त का व्यास आयत की लंबाई का 1/3 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपका पूछा जा रहा है आयत का बोला गया इस सवाल में, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 147 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मुझे बताओ, आयत के क्षेत्रफल बना कैसे है, ये लंबाई का गुणा किसमें हुआ है, चौड़ाई से। तो आप बोलोगे इसका अनुपात 3x और इसका मतलब x, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 147। तो आप बोलोगे 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 147। तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3 चौको 12 और 9 3 27। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो आप बोल सकते हो कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर की है, तो आप बोलोगे इसकी लंबाई कितनी है, 7 3 21 सेंटीमीटर की। आगे बोला जा रहा है कि यदि वृत्त का व्यास आयत की लंबाई का 1/3 हो, आपसे बोला जा रहा है कि जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास आयत की लंबाई का क्या है, आयत की लंबाई का 1/3, तो यदि ये 21 है तो व्यास कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, हाँ कि ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता, तो वृत्त का क्षेत्रफल की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा, πr²। तो आप बोलोगे 22/7, आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, तो कितना हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा साथियों, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 110 दशमलव लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 11 बचेगा, 3.5। तो आप बोलोगे 11 5 55, 11 3 33, और 3 के 5 कितना हो जाएगा, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा साथियों, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 4200 रुपए है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह फिर भी 20% का लाभ कमाता है तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, एमआरपी दे रखा है, वो कितना है साथियों, 4200 रुपए है। कितना है, 4200 रुपए दे रखा है, कितना, 4200 रुपए। और इस पे क्या कर रहा है, पुस्तक विक्रेता 10% की छूट देता है। कितने परसेंट ऑफ करता है, डिस्काउंट हमेशा आपको मैं बता रखा हूं कितना होता है, 10% माफ करोगे 420 माफ कर दोगे, हाँ कि ना। यदि 4200 में से आप 400 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3800, और 3800 में यदि आप 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3780, हाँ कि ना। कितना बचेगा साथियों, 3780। ये क्या आ जाएगा, इसका एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि जब आप डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कहां जाएगी, एमआरपी से सेलिंग प्राइस पर। आप कह रहे हैं कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, लाभ होने का मतलब कहां, क्रय मूल्य से 120 और बेचा कितने में जा रहा है, 3780 रुपए। प्रतिशत हटाओगे तो क्या लगाओगे, बटे में 100, 0 से 0 काट दोगे, क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट दोगे कितना, 12 3 36, एक बचेगा, 12 एकम 12, और कितना बचेगा 6, तो 12 पंचे 60। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 31। तो कितना आ जाएगा, 31
150 रुपए। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3150 रुपए। अगला प्रश्न आया हुआ है साथियों, अगला प्रश्न आया हुआ है 23 तारीख को एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाए होती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? बोल रहा है कि जो कोई आयत है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, यानी उसकी लंबाई में 8% की वृद्धि और चौड़ाई में 5% की वृद्धि, तो आप बोलोगे कितना? 13%। और इसका आप गुणा करके ही लिख दोगे तो 40, 8 5 40 और प्रतिशत, यानी जितना आएगा वो दशमलव 2 अंक छोड़ के लिख देना, तो इतना हो जाएगा कितना? 13.4%। ये कल है 8 साल में 500 रुपए पर और 16 साल में 300 रुपए पर कुल अर्जित लाभ साधारण ब्याज 1100 रुपए है। यदि ब्याज की दर दोनों स्थिति में समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ, आपका पहला मूलधन कितना है साथियों? 500। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। दर आपकी क्या है? 8%। हाँ कि ना? दूसरा आपका धन दे रहा है 3 साल के लिए। हाँ कि ना? कितने साल के लिए दे रहा है साथियों? ये 16 साल के, 3 साल के लिए नहीं दे रहा। 300 रुपए पर 16 साल के लिए 8% दर पर, और दोनों स्थितियों में जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1100। आप प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 लगाओगे, 100 से 100 काट दोगे। अगर इधर का प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 लगाओगे तो इधर से भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, आर प्लस 16 3 48 आर, और बराबर में कितना? 100, यानी 1100। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा? 88 आर, और कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर दोगे तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 11 गुणे 100, 11 8 88। तो आर बराबर आप बोलोगे 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी दर कितनी आ जाएगी साथियों? 12.5% दर आ जाएगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। 23, अगला प्रश्न साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। 23 दिसंबर 2025 को ही दिल्ली पुलिस में पूछा गया। 20% वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज के बीच अंतर 160 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दर क्या है साथियों? आपकी दर है आपकी 20%। जो रेट दे रखी है 20% वार्षिक है। हाँ कि ना? कितना है साथियों? 20% वार्षिक है। 20% वार्षिक का मतलब होता है साथियों 1/5, यानी ये बात किया जाए तो 1/5, और आप इसमें 3 साल रेगुलर सीआई लेंगे तो आप बोलोगे 3 साल में 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125, 5 के हिसाब से तो 125, यानी 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो, घन कर दोगे, कितना हो जाएगा साथियों? 125 रुपए। और आप भी जानते हो कि यदि आप एक अनुपात जानते हो, 3:1, तो यदि ये वाली बात आपको जानते हो, ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का अंतर होता है। ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का अंतर होता है। मैं बोल दूंगा आप 1 साल में 1/25 का कितना निकाल दो? 1/5 निकाल दो। 125 का 1/5 निकाल दो, आप बोलोगे 5 की घाते 2। और फिर यदि मैं बोलूंगा कि 1/5 इसका भी निकाल दो, तो इसका मतलब आ जाएगा 5। और यदि इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो आप मुझे बताओ, मुझे 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का अंतर चाहिए। 5 3 15, और 1 का गुणा 1 होगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा? ये 16 बराबर कितना दे रखा है? 160 रुपए। तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10 आ जाएगी। तो आपसे बोला जा रहा है आपका कितना पैसा है? 125 यूनिट है। तो आप बोलोगे इसका 10 गुना कितना हो जाएगा? 1250। उसका क्या हो जाएगा साथियों? मूलधन हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? मूलधन। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इजी तरीके से आप इस तरीके से 3 साल का सीआई और 3 साल का एसआई ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी आपका जो हर में आए उसका जितने साल पूछा जा रहा है उसका घात लगा दो, जितना आएगा उसका 1/1 निकालते जाओ। आप क्या हो जाएंगे इसमें? सीधा सीधा आप बिना कैलकुलेशन की चीजें निकाल सकते हो। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या पहले से 14 गुनी हो जाती है तो नई परिधि वास्तविक परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा जा रहा है कोई वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है वो पहले से कितनी गुना हो जाए? पहले आर थी तो अब कितनी हो जा रही है? 14 आर हो जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये प्रश्न में कि उसकी परिधि कितनी गुनी हो जाएगी। तो पहले मुझे एक बात बताओ, ये 2 पाई आर होती थी तो आज कितनी हो जाएगी?
ये कितनी हो जाएगी 2 पाई r, तो कितनी हो जाएगी, ये कितनी गुनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये तो पाई से पाई कट जाएगा, तो पहले 1 थी तो आज कितना 14 गुनी और बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 14 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा 14 गुनी हो जाएगी। अगला सवाल है, अगला प्रश्न आया हुआ है, यदि एक ठोस का आयतन 216 सेंटीमीटर की घाते 3 हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी एक घन है, घन का आयतन कितना दे रखा है, घन का आयतन आप लोग भी जानते हो कितना दे रखा है 216 सेंटीमीटर की घाते 3 दे रखा है। कितना दे रखा है 216 की घाते 216 सेंटीमीटर की घाते 3 दे रखा है। तो आप जानते हो ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है हाइट। तो आपसे पूछ रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। मुझे एक बात बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 6a²। कितना हो जाएगा 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। मुझे आप बताओ ये क्या हो रहा है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये तीनों का स्क्वायर है। अगर x ये है क्योंकि घन में सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है एक जैसी रहती है, तो क्या हो जाएगा x की घाते 3 बराबर कितना 216। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा x बराबर 6 सेंटीमीटर। और आप 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, तो आप पाओगे क्या कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये साथियों 3D में पूछा जा रहा है, ये आयतन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छे प्रश्न है, दिल्ली पुलिस में ही आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आया हुआ है साथियों 675 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए कि उत्तर के रूप में पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो जाए। यानी आपसे बोला जा रहा है कि 675 में किस संख्या से गुणा, छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना चाहिए कि ये क्या हो जाए, ये पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन। तो आप मुझे बताओ इसके गुणनखंड करोगे, 5 कैसे भाग दोगे, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा 7 5 35, 5 दूनी 10 5 3 15, कितना हो जाएगा 135। और आप जानते हो 27 का गुना कितना हो जाता है 5। तो ये तो परफेक्ट घन लिखा है, और यदि इसमें एक 5 का और गुणा कर दिया जाए तो आप बोलोगे परफेक्ट क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा साथियों, 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगला प्रश्न साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि उधार दी गई है। यदि पहले वर्ष के अंत में 500 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 550 रुपए हो गई, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी आपसे बोला जा रहा है कि पहले वर्ष, प्रथम वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना 500 रुपए, और दूसरे वर्ष में कितना हो गया साथियों, ये पहले वर्ष की स्थिति है, मैं इसको इधर लिख देता हूं। फर्स्ट ईयर में ये क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है 500 रुपए, और सेकंड ईयर में क्या हो जा रहा है, ये सीआई की बात कर रहे हैं साथियों। किसकी बात कर रहे हैं, सीआई की। तो दूसरे वर्ष से कितना हो जा रहा है 550 रुपए हो जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, पहले तो इसमें आपको 500 रुपए मिल रहा था पहले साल में, दूसरे साल में आपका 500 तो मिला ही है, साथ में 50 रुपए और एक्स्ट्रा मिला। तो मैं कह सकता हूं कि आपको साल भर में 500 पर 50 रुपए अधिक मिल गया, तो बोलोगे 1/10 रुपए का आपको ब्याज मिल गया। यानी 1/10 के हिसाब से आपको ब्याज मिल गया। और यदि दर की बात करें तो 1/10 का मतलब कितना होता है 10%। क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10% दर से वो कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष में आपको 550 रुपए प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी मार्ग का उपयोग करके अपने घर लौटता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो क्या किया, का घर से कहां जा रहा है, होम से जा रहा है ऑफिस, हाँ कि ना, कहां जा रहा है ऑफिस जा रहा है, और ऑफिस से क्या कर रहा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी औसत गति क्या होगी। क्या पूछा जा रहा है, औसत गति पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, औसत गति। तो आप लोग जानते हो 2x y/x प्लस क्या होता है y। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे कितना 20,
बटे कितना 20 और 5 25। तो आप बोलोगे कितना 20 5 100 गुणे कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 25, 25 को कितना हो जाएगा 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से औसत चाल उसका रहेगा। अगला, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 16% बढ़ जाती है। दी गई 2 वर्ष की अवधि की शुरुआत में जनसंख्या संबंध में दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है, मैं मान लेता हूं कि कोई गांव की जनसंख्या 100%, पहले वर्ष में 12% बढ़ गई, तो इसका मतलब 12 बढ़ गया इस पर, तो आप बोलोगे कितनी होगी पहले वर्ष की अवधि में 112 हो गई। और यदि आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष की अवधि जैसे रेडी होता है तो इसमें 16% बढ़ता है, तो मुझे बताओ 1% निकालोगे, यदि 112 का यदि 1% निकालोगे तो आप पाओगे 1.12, और यदि इसका 6% निकाल दोगे तो आप पाओगे कि इसका 6 दशमलव कितना हो जाएगा 6 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 12 6 72, 6.72। 6% कितना हो गया 6.72। और यदि आप इस संख्या का 10% निकालोगे तो आप बोलोगे 112 का कितना हो जाएगा 11.2। तो अगर 16 में 6 में अगर 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 16%, और इसमें यदि जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 17.92%, यानी 16% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.2, यानी इसमें कितना जुड़ जाएगा 17.92%। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 127 129 ही होगा मेरे साथियों, 29.92, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो आप बोलोगे 29.92% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 100 से क्या हो जाएगा 29 बढ़ जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो 100 से कितना हो गया 129.92 पहुंच गया, तो आप बोलोगे 100% पर आपका इतना बढ़ गया, तो आप बोलोगे 29.92% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न था साथियों। अगला प्रश्न है, रेणु अपनी आय का 30% बचाती है। यदि उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है तो व्यय में भी 25% की वृद्धि होती है, तब उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि कितने प्रतिशत है? यानी आपसे पूछा जा रहा है, रेणुका अपनी आय का 30% बचाती है और उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है, तो व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी ये क्या है, रेणु है। रेणु क्या कर रही है, इनकी आय कितनी है 100% है, तो ये क्या करती है 30% बचाती हैं। कितना बचाती हैं 100 में से 30% बचाती, मतलब 30 बचाती हैं, बाकी आप 70 क्या कर देती हैं खर्च कर देती हैं। क्या कर देती हैं, ये बचाती हैं, इनकी सेविंग ये है, और खर्च करना कितना है 70। आगे क्या कहा जा रहा है, यदि उसकी बचत में 30% की वृद्धि हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका 30% निकाल दोगे तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 9 बढ़ जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 90, और 0 0 लगा तो 900 हो जाएगा, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 900 का प्रतिशत हटाओगे 9 का, यानी कितना हो जाएगा 39। यानी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है 39 की। तो उसके साथ में क्या हो रहा है, व्यय में भी कितने 25% की वृद्धि हो जाती है, तो इसमें भी क्या हो जाता है 25% बढ़ जाता है, मतलब कितना 1/4। तो आप बोलोगे 70 का 1/4 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 70 का क्या निकालना है 1/4 आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, और कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28 दशमलव कितना हो जाएगा साथियों 5, यानी 17 दशमलव कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 17.5। तो आप बोलोगे 87 दशमलव कितनी हो जाएगी वृद्धि 5 हो जाएगी। तो आप आय में कितनी वृद्धि कर लेंगे ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये 87 और ये कितना 39, तो 9 7 16 और 8 3 कितना हो जाएगा 11 और 1 12। तो आप बोलोगे इनकी प्रारंभ में कितने प्रतिशत आय थी 100%, आज कितनी हो रही है टोटल कितनी हो रही है, तो आप बोलोगे 26.5% क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। और प्रतिशत निकालने के लिए बटे में क्या लिखोगे 100 लिखोगे, गुणा भी क्या कराओगे 100 कराओगे, तो क्या हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, आप बोलोगे 26.5% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न साथियों ये भी आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, 23 तारीख को पूछा गया है। यदि एक बेलन का आयतन
256 पाई सेंटीमीटर की घाते 3 है और इसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे बोला जा रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना है साथियों? 256 पाई सेंटीमीटर की घाते 3। तो आप लोग जानते हो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो गया? 256 पाई। और आर का मान कितना दे रखा है साथियों? आर का मान 8 दे रखा है। तो आप बोलोगे 8 8 64 इंटू एच बराबर कितना? 256 पाई। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 64 से यदि कितना गुना? 4 गुना कर दोगे तो आप बोलोगे ऊंचाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी ऊंचाई? कितनी होगी साथियों? 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, ये कब पूछा गया? ये दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया है। कब पूछा गया? ये दिल्ली पुलिस में आपका 23 तारीख को पूछा गया है। 23 दिसंबर 2025 को ही पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न साथियों, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण की माप 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी आपसे पूछा जा रहा है एक वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के जिसके विकर्ण की माप 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल ये किसके बराबर है? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो आप लोग जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का क्या हो जाएगा? विकर्णों का गुणनफल कितना हो जाएगा? विकर्णों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 1/2। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 4। 16 चौको 64। और यदि वर्ग की भुजा निकालोगे तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है? भुजा स्क्वायर बराबर 64। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा साथियों? भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है तो वर्ग का परिमाप पूछा जा रहा है। तो ये आपसे बताइए वर्ग की भुजा कितनी आ गई? ये वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। तो आप बताओ वर्ग की चारों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। 8 सेंटीमीटर ये होगा, 8 सेंटीमीटर ये होगा, 8 सेंटीमीटर ये होगा, 8 सेंटीमीटर ये होगा। तो आप बोलोगे एक चक्कर कंप्लीट हो गया, ये मतलब 32 सेंटीमीटर हो गया। ये वर्ग का परिमाप हो गया। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न साथियों, 98 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि इस अनुपात को 3:5 में बदल दिया जाता है तो मिश्रण में अतिरिक्त पानी की मात्रा लीटर में बताइए। मुझे एक बात बताइए, टोटल मिश्रण कितना है? 98 किस अनुपात में है? ये अनुपात 3:4। ये क्या है साथियों? और ये मिला है दूध और पानी का मिश्रण है। ये किसका मिश्रण है? दूध और पानी का मिश्रण। तो आप मुझे बताओगे इस दोनों का मिश्रण का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे टोटल 7 हो जाएगा। और कितना मिश्रण है? 98। तो आप बोलोगे 14 7 98। एक अनुपात का वैल्यू 14 हो जाएगा। तो आप बोलोगे दूध उसमें 14 के लीटर के उसमें है। और ये कितना है? 14 चौको 56। आपसे बोला जा रहा है कि यदि इस मिल्क को क्या कर दिया जाए, इसको किस अनुपात में बनाना है साथियों? 3:5 में बदलना है। किस में बदलना है? 3:5 में बदलना है। मुझे एक बात बताओ, जो दूध का अनुपात है वो तो वैसे ही बदला। तो आप सीधा बोल सकते हो कि पानी का जो अनुपात है वो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो आप बोलोगे कितना बढ़ जाएगा? आपको 14 लीटर अतिरिक्त पानी ऐड करना पड़ेगा। अब इसने 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी और एल एम और एन की वर्तमान औसत आयु 54 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद एन की आयु कितनी होगी? यानी आपसे बोला जा रहा है कि 6 वर्ष पहले, यानी वर्तमान है, वर्तमान में हम खड़े हैं 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु कितनी थी साथियों? 39 थी। तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे टोटल आयु हो जाएगी 78 वर्ष हो जाएगी। दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 78 साल। और 3 व्यक्ति एल एम और एन, जो इनकी औसत आयु है वो कितना है साथियों? आप बोले हैं 54। तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 162 वर्ष हो जाएगा। आप मुझे बताओ, ये 6 साल पहले की बात है एल और एम के लिए, तो ये 6 साल आगे बढ़ेंगे और 6 साल ये भी आगे बढ़ेंगे। तो आप बोलोगे ये दोनों मिलके 12 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो आप
वर्तमान में आ जाएंगे तो दोनों एल और एम वर्तमान में कितने के हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 90 के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। तो आप बोल रहे हो तीनों मिलके कितने हैं, एल एम एन मिलके कितने, 162। और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लेता हूं, एल प्लस एम प्लस एन बराबर कितना, 162। ये वर्तमान समय की बात है तीनों के लिए। अगर दोनों वर्तमान में कितने के हैं, 90 के, तो आप बोलोगे कितने के हैं, 72 के। तो आपसे पूछा जा रहा है एन की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो आप बोलोगे 77 वर्ष की। कितने की हो जाएगी, 77 वर्ष की। अगला प्रश्न देखिए साथियों, एक प्रश्न और करते हैं, इसके बाद हम लोग रीजनिंग के प्रश्न लगाएंगे। ये आपके दिल्ली पुलिस में जितने प्रश्न आज हम लोगों ने बात किया है, ये दिल्ली पुलिस में अभी 16 दिसंबर से 26 तारीख तक के हैं। 16 दिसंबर से 26 तारीख के डेटा पूछे गए हैं। हर टॉपिक से आपका प्रश्न आया हुआ है, जिसमें आप 3D डायमेंशन के प्रश्न बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो साथियों ये मैथ का हम लोग देख रहे थे, एक प्रश्न और देखते हैं मैथ का, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं रीजनिंग का। अगला प्रश्न साथियों, आज का जो मैथ का प्रश्न लास्ट हम लोग प्रश्न करेंगे, जो आपके दिल्ली पुलिस से पूछा गया, उसका लास्ट प्रश्न है। 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 4900 की राशि 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। इसमें आपका पूछा गया है, आपका था मूलधन दे रखा है कितना, 4900, और रेट दे रखी है साथियों कितना, 13%, और इसका टाइम दे रखा है कितना साथियों, 4 वर्ष। तो आप मुझे बताओ, ये वार्षिक की यदि बात करें तो एक साल में आपको 13% साधारण ब्याज मिलता है। आपको बताना है कि 4 साल बाद कितना राशि हो जाएगी। तो एक साल में साधारण ब्याज आपको 13%, तो 4 साल में मिलेगा आपको 52%। कितना मिल जाएगा साथियों, 52% मिल जाएगा। मुझे एक बात बताओ, इसका अगर 49 का 1% निकालोगे तो आप बोलोगे 49, और इसका 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 दूनी 98। और यदि आपसे बोला जाए 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप ऐसे कह सकते हो, इसका 50% वैल्यू निकाल दो, 100% का आधा कर दो, तो आप बोलोगे 2450। 100% वैल्यू है, 100% का आधा 2450, तो आप बोलोगे ये 52% वैल्यू हो जाएगी कितना, तो आप बोलोगे कितना, 98, 9 5 14, 5 और 25। तो यानी 2548 यदि मैं इस 4900 में जोड़ दूंगा, 2548 यदि मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो आप बोलोगे 48, 9 5 14, 4 और 2 6, और एक साथ इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना रुपए हो जाएगा। ये थे साथियों मैथ के प्रश्न जो आपके 16 तारीख से 26 तारीख के तक पूछे गए हैं। ये दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं साथियों। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में क्या क्या प्रश्न आए हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं साथियों। तो साथियों हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग की, तो माफी चाहूंगा साथियों, आज रीजनिंग के लिए थोड़ा सा डाटा का दिक्कत हो रहा है। कल हम लोग जितने भी दिल्ली पुलिस में आपके रीजनिंग से सवाल पूछे गए हैं, 16 तारीख से 26 तारीख तक, 27 तारीख तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं, 27 दिसंबर तक, इन सभी पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं एक बार फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।